फ्रेंड्स, मैं 9th क्लास की समरी को पढ़ा रहा था और मेरा लेक्चर 3rd चल रहा है। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 2 को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ आए। बिकॉज लेक्चर 3rd आप नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं इंटरलिंकेज है, जिस वजह से लेक्चर 2 को प्लीज़ पहले देखिएगा, उसके बाद ही लेक्चर 3rd को आगे आप कीजिएगा। इसमें मैं इकोनॉमिक पढ़ा रहा था, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे। ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ठीक ठाक रहेगी। तो गाइस बैक टू द पॉइंट चलते हैं। मैंने जो लेक्चर 2 के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर हमने लैंड एंड लेबर को बहुत ही अच्छे वास्ट व्यू से मैंने कवर करने की कोशिश करी थी, फीचर्स बताने की कोशिश करी थी। 3rd पॉइंट आता है कैपिटल, कि देखिए कैपिटल है क्या, जिसको हिंदी में कहते हैं पूंजी। पूंजी से रिलेटेड हमें और क्या इसके हम देखेंगे कि पूंजी के अंदर फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। देखिए फीचर ऑफ कैपिटल, देखिए अब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फर्म लगाते हैं तो आपको पूंजी चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए, जब भी आप किसी बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। तो इसके फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए कैपिटल से मैन मेड फैक्टर, कैपिटल जो है बेसिकली मैन मेड फैक्टर ही है अगर बात करें ओवरऑल। देखिए क्योंकि कैपिटल जो है, पूंजी जो है, हम लोगों ने खुद बनाई है। ये ऐसा नहीं कि नेचुरल गिफ्ट है, नहीं कि भगवान ने आया, फिर अल्लाह ने आया, वाहिगुरु ने आया और आके डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ही इसको क्रिएट किया, यानी इसको बनाया। तो जिस वजह से मैं कह सकता हूं कि ये मैन मेड फैक्टर इसके फीचर्स में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह कैपिटल इज ए प्रोडक्टिविटी फैक्टर। देखिए कैपिटल इज ए प्रोडक्टिविटी फैक्टर कैसे होगा। लेट्स सपोज आपकी एक फर्म है, ऑलरेडी आपकी एक शॉप है, आप दूसरी शॉप खोलना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए उसके लिए पूंजी चाहिए होगी। जब दूसरी शॉप खोलेंगे तो उससे जो आप प्रॉफिट, यानी कि उससे जो आप लाभ, जिसको कहते हैं हिंदी में, आप अर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज करेगा। जब भी तो आप किसी चीज को सेल करेंगे, जब आपकी सेलिंग ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो जिस वजह से मैं कह सकता हूं कि पूंजी जो है प्रोडक्टिविटी फैक्टर भी रखता है। देखिए कैपिटल इज ड्यूरेबल भी है, ये चीज इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कैपिटल है वो ड्यूरेबल भी देखने को हमें मिलता है। इसी तरह कैपिटल इज ए वेल्थ, अगर ऑफकोर्स सभी को पता है कैपिटल इज ए वेल्थ, लेकिन एनसीईआरटी ऑथर्स ने कुछ हमें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ी सी हमें एक कोट में हमें जानकारी दी, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फिजिकल कैपिटल वही जो भौतिक पूंजी है, जो एक तरह से जो भौतिक पूंजी से कहा जाता है उसी को हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। लेकिन फिक्स और वर्किंग कैपिटल में फर्क क्या है। लेट्स सपोज आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कुछ कैपिटल तो फिक्स होगी। लाइक सपोज आपने कुछ मशीन्स खरीद ली, टूल्स खरीद लिया, कुछ बिल्डिंग खरीद ली, जो टचेबल है। अगर बात करें तो जो चीजें फिक्स हैं, मींस हाँ आपने एक बार खरीदी तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए आप उस चीज को आप यूज करते हैं। लाइक बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर आप खरीदते हैं या फिर उसमें कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो कम से कम 20 साल 25 साल तक आराम से जो चली जा सकती। जो भी है जो छोटी मोटी टूट फूट वो अलग मैटर है, लेकिन अगर बात करें बिल्डिंग की, अगर ओवरऑल बात करें तो 20 से 25 साल तक आराम से लाइफ लॉन्ग के हिसाब से जा सकती है। इसी तरह वर्किंग कैपिटल एक होती है, इस कैपिटल के अंदर ही एक वर्किंग कैपिटल हमें देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं कि लेट्स सपोज आपकी कोई फर्म है, आपका एक सीजनल वर्क है, आप उसी फैक्ट्री के अंदर लेट्स सपोज आपका कोई एक सीजनल वर्क है जिसमें 6 महीना आपकी फैक्ट्री बंद रहती है और 6 महीना आपकी जो फैक्ट्री है वो ओपन रहती है। तो जब 6 महीना आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल जो है ये खत्म हो जाएगी, यानी कि आपकी फिर उस समय जो आपकी वर्किंग कैपिटल नहीं यूज होगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है, तो जिस वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल तो आपकी बिल्कुल जीरो रहेगी। लेकिन जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यानी जब आपके 6 महीने जब आपके चलेंगे, तो ऑफकोर्स आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, फिर आपको इस रिलेटेड तो कुछ ना कुछ पैसे भी चाहिए होंगे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है कि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है या वर्किंग है। तो इससे रिलेटेड हमने ये एनसीईआरटी ऑथर ने हमें इस बारे में हमें समझाया कि फिक्स और वर्किंग कैपिटल में बेसिकली क्या फर्क होता है। तो वर्किंग कैपिटल वही होती है समय के साथ जो चलती है, मीन्स अगर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल जो है आपकी थोड़ी बहुत जो वो भी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी। तो ये हमें सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। गाइस इसी तरह फिजिकल कैपिटल अगर भौतिक पूंजी, देखिए भौतिक पूंजी को स्पेशली क्या कर सकते हैं हम, कैन बी टच। ऑफकोर्स ये आप पैसे को छू भी सकते हैं एक तरह से बात करें तो। इसी तरह फिजिकल कैपिटल रेफर टू द फिक्स कैपिटल एज वेल एज, अगर फिजिकल कैपिटल की बात करें तो ये एक तरह से देखा जाए तो फिक्स कैपिटल भी हो सकता है। और एनी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अदर गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक भाई इसके थ्रू देखिए क्या, लाइक ट्रैक्टर, मशीनरी, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, टूल्स एक्सेट्रा, कुछ भी आप इस तरह की थिंग्स आप बना सकते हैं। फिजिकल जो कैपिटल के अंदर ही एक ह्यूमन कैपिटल भी आता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में जो है स्पेशली जो है डिस्कस करेंगे। गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये देखिए
एंटरप्रेन्योरशिप को हम कहते हैं हिंदी में उद्यमी। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है एक्चुअली, देखिए वो बंदा यानी कि वो आदमी जो रिस्क लेता है, जो हाँ भाई उस बिजनेस को आगे स्टेब्लिश करने के लिए आगे आता है, उसके बाद डेयर है वो आगे आ रहा है किसी चीज को जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ताकि वो एक बिजनेस को रन अप कर सके, यानी कि जिसमें बोल सकते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इन चीजों को यूटिलाइज करके एक एंटरप्रेन्योरशिप आगे किसी भी गुड्स एंड सर्विस की जो है प्रोडक्टिविटी निकालता है। तो ये ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप को हम बात करते हैं। देखिए इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर ओवरऑल बात करें। देखिए क्रिएटिव माइंडसेट होता है, आपको बिजनेस आएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ क्रिएटिव माइंड में दिमाग में चलती है, जिसको बोल सकते हैं साइड टू साइड ये भी बोल सकते हैं कि इनोवेशन भाई दिमाग के अंदर कुछ क्रिएटिव यानी इनोवेशन टाइप के कुछ टैक्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली तो वो बिजनेस लगाएगा। रिस्क टेकिंग, ऑफ कोर्स ये एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो डेफिनेटली रिस्क टेकिंग होते हैं, जिस वजह से इनका जो प्रॉफिट भी थोड़ा हाई होता है। एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि ये किसी न किसी चीज पे डिसीजन भी लेंगे तो इनके पास एक एबिलिटी है डिसीजन लेने की, हाँ मैं ये बिजनेस जो करूंगा डेफिनेटली सही है, उसको मुझे करना भी चाहिए या फिर नहीं भी करना चाहिए, इस तरह की चीज हमें देखने को मिलती है। इस तरह गाइस सेल्फ मोटिवेशन होते हैं ये लोग कि खुद के कुछ सेल्फ में हाँ कुछ करके दिखाना है वाली फीलिंग है, और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होते हैं, टाइम मैनेजमेंट का बहुत स्ट्रांग होता है। मैं जनरल सी जैसे फीचर्स की बात कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले जो लेक्चर्स में आपको मैं एक ब्रॉड व्यू जो है थोड़ा मैं समझा सकूं। इसी तरह गाइज इसके अंदर बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन कैपिटल हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। देखिए ह्यूमन कैपिटल अगर बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप जो अगर बात करें ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है जिसके अंदर अगर आपका लैंड, आपके पास लैंड है, लेबर है और इवन दैट आपके पास कैपिटल है, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो वो आप उस चीज का प्रोडक्शन, किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लेट्स सपोज आपको एक टॉय बनाना है, लेट्स सपोज आपने बच्चों के खेलने के सामान के लिए आपने फैक्ट्री लगाई और आपको वो चीज बनानी है। आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है और आपके पास कैपिटल है, लेकिन वो बनाने वाला वो बंदा नहीं है। मेरी बात को समझे? तो जिस वजह से इस वजह से ये सारी चीजें आपकी जो इंपॉर्टेंट रखती हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जब तक आप उसको, आपका मन है बनाने का लेकिन आप आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल भी है, लेकिन आपके अंदर वो एक इच्छा शक्ति नहीं है आगे निकल के आने की, तो क्या वो टॉय बन पाएगा, आप उस फैक्ट्री को लगा पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो जिस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, ह्यूमन कैपिटल जो बेसिकली देखा जाए जो होता है, वो अगर बात करें तो वो इसी तरह से लैंड, लेबर और फिजिकल जो कैपिटल को मिला के जो आगे चीज निकलती है, तभी जाके जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आगे आते हैं। गाइस इसी तरह ह्यूमन कैपिटल में देखिए क्या होता है बेसिकली, एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस कुछ लैपटॉप से रिलेटेड कुछ डिस्टर्बेंस। तो गाइस टॉपिक था ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड। देखिए ह्यूमन कैपिटल के अंदर आपके पास स्किल्स आती है। देखिए स्किल्स में दो तरह के हमने देखा था कि ह्यूमन कैपिटल भी एक मैनुअल होता है, एक एजुकेटेड होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। देखिए अगर आपकी स्किल बहुत ज्यादा, आप एजुकेटेड बंदे हैं, मीन आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उस चीज को लेके आते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ताकि आप उस चीज को लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस है, कहीं से आपने कॉलेज डिग्री ले रखी है, वोकेशनल ट्रेनिंग ले रखी है, तो आप चीज को यूटिलाइज करके ही किसी फर्म की नींव रखते हैं, फिर उसको आगे निकालते हैं, फिर जिससे कि प्रोडक्शन हो सके। और इवन दैट द मोर द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मोर विल बी द ह्यूमन कैपिटल। दैट्स वाई अवर जो हमारे जो पीएम है इस समय, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस समय जो स्किल इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी अगर देखें इनडायरेक्टली बन सकता है। तो जिस वजह से गाइज ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिस वजह से हर एक कंट्री, चाहे वो जापान हो, जापान के अंदर अगर आप देखें तो ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर करें तो इंडियन ह्यूमन कैपिटल से अगर हम कंपेयर करें तो जिस वजह से किसी भी कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगी तो उस कंट्री का जो जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हम 11th और 12th क्लास की वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे। तो जिस वजह से ये सारी थिंग्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं? देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स जब भारत आजाद हुआ उसके पास खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड, यानी कि अगर बात करें तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी, जिस वजह से फिर 1960 के आसपास फिर जब हमारे देश के जब प्रधानमंत्री आगे आए, उन्होंने बोला नहीं यार हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ताकि खाद्य सुरक्षा यानी कि जिसको बोल सकते हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, हम अमेरिका के ऊपर नहीं रह सकते, बिकॉज उस समय अमेरिका भी जो आंख दिखाता था। तो जिस वजह से फिर दो लोग आगे निकल गए। देखिए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, ये नोबेल प्राइज विनर है, कहीं ना कहीं एसएससी लेवल्स या फिर
छोटे मोटे एग्जाम्स में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। लेकिन इंडियन फादर अगर बात बोले, अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो MS स्वामीनाथन है, जो है आपकी फोटो यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली है क्या। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बेसिकली ये था कि भाई लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें, लार्ज स्केल पे जो है कृषि करें, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो भी उर्वरक है उसको ज़्यादा यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें ताकि कीड़े मकोड़े फसल को ना खा सके, ताकि मोर और मोर प्रोडक्शन हो। जो HYV जो सीड्स होती हैं उसको हम यूज़ करें और ताकि मोर प्रोडक्शन हो, यानी कि एक ही खेत में पहले जहाँ 10 किलो गेहूँ उगता था उसकी जगह उसी खेत में ये सारी टेक्निक्स डालने के बाद उसी खेत के अंदर 30 किलो हम गेहूँ उगाने की जो हम क्षमता को आगे कर सके। तो ये सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। गाइस देखिए मेथड यूज इन ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए मेथड्स आखिर ओवरऑल अगर देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए डबल मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हमें ये पहले 1960 से पहले हमें ये देखने को मिला, जब ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट नहीं किया था हमारे देश के अंदर, तो एक आदमी एक किसान जो होता वो उस समय एक ही फसल उगाता था। ठीक है यार, अब एक फसल है, खराब भी हो सकती है, तो अगर खराब होगी तो उसका पूरा का पूरा सीजन पे उसका लॉस चला जाता, फिर वो सूदखोर के पास या फिर जो भी है जो पर्सन जो लैंडर्स होते थे उनकी तरफ जाता था, फिर वहां से मोर मनी मोर इंटरेस्ट पे लेता था। तो अगेन वो गरीबी की तरफ ज्यादा रहता, जिससे गरीबी की समस्या और ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते गरीबी की समस्या बहुत ज्यादा ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन जब मल्टीपल क्रॉपिंग आई, जब स्टार्ट हुई मल्टीपल क्रॉपिंग से, तो एटलीस्ट जो फार्मर्स हैं, जो किसान थे, उनको फिर महसूस हुआ कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग करने से, मिश्रित खेती जिसको कहते हैं, करने से हमें किसानों को ही फायदा है, ताकि अगर कोई एक फसल के अंदर अगर कीड़ा लग भी गया तो दूसरी फसल सेव रहेगी। तो एटलीस्ट हमारी कॉस्ट यानी कि जो उसकी जो कॉस्ट जो लागत है जो कृषि की वो एटलीस्ट निकल जाएगी, तो एटलीस्ट हम नेक्स्ट सीजन में कुछ कमा सकते हैं। तो ये सारी हमें एक मेथड्स हमें देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। सेकंड थिंग था भाई सीड्स विद सुपीरियर जेनेटिक, भाई सीड्स के अंदर HYV जो सीड्स निकाले गए, जिस वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी बहुत तगड़ी थी। यानी कि जो अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर खेत है ये इतना बड़ा, तो इसके अंदर पहले मान लो लेट सपोज 10 kg, अगर कोई छोटे से फील्ड के अंदर 10 kg अनाज मीन्स जो है निकल रहा है, तो HYV सीड से क्या होता है कि 30 किलो अनाज तक निकालने की जो है संभावना बढ़ जाती थी कि, तो यानी कि जब 30 किलो निकले तो ऑफकोर्स जब उसको किसान जब बेचेगा, पहले 10 किलो बेच के लेट सपोज 100 रुपए कमाता था, अब 3 किलो बेच के वो 300 रुपए कमाता है, तो ऑफकोर्स 200 रुपए का उसका प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली वो फिर आगे आएगा, उसकी गरीबी कम होगी। इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, अब जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, हरित क्रांति के अंदर इरिगेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस सबसे ज्यादा किया गया था, यानी सिंचाई व्यवस्था जिसको हिंदी में कहते हैं, वो ज्यादा फोकस किया गया था। इसी तरह हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में भी इसमें निकाला गया ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल सके। और सुपीरियर जेनेटिक मीन्स जो जेनेटिक मॉडिफाई किए गए चीजों को, कि पहले उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते थे मीन सीड्स के ऊपर कि भाई हाँ भी किससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सकती, किससे नहीं निकल सकती, उसी चीज़ को आगे लेके आया गया। इसी तरह यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि अगर बात करें तो देखिए जो यूज़ ऑफ फिर काफ़ी ज़्यादा कीटनाशक और उर्वरक टाइप में जो अगर हिंदी में बात करें तो ये इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया गया। इसी तरह यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन एक्सेट्रा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के मेथड में ये भी बोला गया था कि भाई मैक्सिमम मशीनरी का ही यूज़ करें ताकि लेबर सिस्टम को हम खत्म कर सकें और मशीनों से ज़्यादा काम ले सकें, जिससे कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा बिल्कुल मिनिमाइज रहे, और इन चीज़ों को आगे लेके। तो एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज में भाई कृषि के जो एरिया को भी बढ़ाना, ये भी सारी चीज़ें जो हमें मेथड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्रोन एंड कॉन्स भी हमें देखने को मिले कि भाई कहीं इसके सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले, इसी तरह कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी पे बात करेंगे। तो देखिए गाइस प्रो एंड कॉन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में ये होता है कि देखिए भाई ठीक है, प्रोज में देखते हैं पहले से सकारात्मक प्रभाव यानी एडवांटेजेस देखते हैं कि यील्ड इंक्रीज 3 टाइम्स, ठीक है भाई प्रोडक्शन बढ़ी 3 टाइम्स, मल्टीपल क्रॉपिंग लेके आए ताकि किसानों के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े और वो एक तरह से तत्पर होकर कृषि कर सकें। सरप्लस टू सेल इन द सिटी क्रिएटिंग टू अ प्रॉफिट, इंप्रूवाइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जब उनके पास ऑफकोर्स
पहले 10 किलो गेहूं मान लो उगाते थे, अब वो 30 किलो उगा रहे हैं, तो ऑफकोर्स 20 किलो का फायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा उनको मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, सरप्लस को वो सिटीज में बेच सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे आउट ऑफ इंडिया एज वेल एज, तो जिससे कि फिर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अलाउ परचेज ऑफ फर्टिलाइजर मशीनरी एक्सेट्रा, उस समय फिर जो फर्टिलाइजर्स और मशीनरी बहुत आसानी से उस समय खरीद सकते थे। इंडिया बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन, ये भी हमें चीजें देखने को मिली एनसीईआरटी के अंदर कि भाई इंडिया जो था वो सफिशिएंट जो हो गया फूड ग्रेन के अंदर हो गया। ये सारी चीजें हमें 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर हमें देखने को मिलती है। कॉन्स में कहीं कहीं ये देखने को मिला कि ओवरऑल पूरे इंडिया में चलाया गया, लेकिन कुछ ही जो स्टेट्स थी उसी में इनको फायदा हुआ। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, यानी कि 100% सक्सेस नहीं हो पाया ये। ओनली पंजाब एंड हरियाणा ये 2 स्टेट थे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन हम बोल सकते हैं कि हाँ सक्सेस हुआ। बाकी ओवरऑल मैक्सिमम जो इसका न्यूट्रल पे था कि ना ज्यादा फ्लॉप हुआ ना ज्यादा सक्सेस हुआ। बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि पंजाब और हरियाणा के अंदर ऐसे जो स्टेट थे जो ये बिल्कुल सक्सेस हुए थे। इसी तरह पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने लगी भाई। ऑफकोर्स फर्टिलाइजर पानी के अंदर बह जाते थे, पानी से फिर तालाबों में जाते थे, तालाबों से फिर नदियों में जाते थे, तो फिर वो नदियों से फिर ये सॉइल के अंदर जाते थे, सॉइल से फिर ऑफकोर्स अंडरग्राउंड वाटर में जाते थे। तो जब अंडरग्राउंड वाटर में जाएंगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम पीपल जो अंडरग्राउंड वाटर यूज करता है आज के समय भी, जिससे फिर काफी सारी दिक्कतें आने स्टार्ट हो गई थी, जिससे कैंसर्स की बीमारियां भी स्टार्ट हो गई थी। इसी तरह गाइस न्यू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स केमिकल्स आर रनिंग इन द सॉइल। हमें ये भी देखने को मिला कि भाई फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से, पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज करने से जो भूमि की उर्वरकता है वो खत्म हो जा रही थी। इसी तरह लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अर्बन इमिग्रेशन, यानी कि उसके बाद फिर ये भी देखने को मिला कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ऑफकोर्स जब सारा काम जब मशीनों ने ले लिया तो रूरल और अर्बन के अंदर जो है ऑफकोर्स इमिग्रेशन बढ़ा, फिर माइग्रेशन होना स्टार्ट हुआ, जिस वजह से एक सिटी के अंदर भीड़ भाड़ एरिया देखने को मिला, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिली। तो गाइज ओवरऑल चैप्टर 1 के अंदर यही था। अब लेट्स गो विद द चैप्टर 2 फटाफट। देखिए चैप्टर 2 के अंदर पहले हम फटाफट समरी देखेंगे। देखिए चैप्टर 2 जिसको बोलते हैं पीपल एज ए रिसोर्सेज, जिसको कह सकते हैं संसाधन के रूप में लोग। ओवरऑल चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन सेक्टर के बारे में बात करी गई है कि हमारे पास प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टेरिटरी सेक्टर होता है, यानी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हम सिर्फ इसी टॉपिक को ही कवर करेंगे, ये टॉपिक्स मैं कवर नहीं करूंगा बिकॉज एनसीईआरटी में इसके बारे में अभी इतना कोई जिक्र नहीं किया गया है। बट ओवरऑल मैं बात करूंगा प्राइमरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर के ऊपर। तो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं समरी फटाफट। देखिए ओवरव्यू में ये बताता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, अगर मैं वन शॉट में बात करूं। सेकेंडरी सेक्टर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जो निर्माण उद्योग से रिलेटेड होते हैं। अगर टेरिटरी सेक्टर की बात करें तो सेवा क्षेत्र से यानी कि सर्विसेज सेक्टर से होते हैं। तो ये चीज हमें देखने को एनसीईआरटी हमें यहाँ पे ऑथर्स हमें जो है बताते हैं। इसी तरह 2 पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। एक होती है मार्केट एक्टिविटी, एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी गाइज वो हो सकती है, मैं ये कह सकता हूँ जिसका, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग एजुकेशन से जो मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर जो बेसिकली जो सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे लाइक गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड, लाइक गवर्नमेंट या फिर कोई बंदा जैसे कि कोई सैलरी से रिलेटेड जो जब काम करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, तो उसको मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक सेल्फ कंज्यूम करता है तो उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटी जो कहते हैं। इसी तरह का क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे एजुकेशन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज देखने को मिले हमें इस एनसीईआरटी के अंदर। इसी तरह हेल्थ और अनपॉपुलेशन से रिलेटेड हमें क्या क्या, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट। देखिए प्राइमरी सेक्टर बेसिकली अगर ओवरऑल बात करें तो सेक्टर अंडर इकोनॉमिक अगर बात करें तो 3 पिलर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर पिलर प्राइमरी सेक्टर जिसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। और गाइज ये जो डायरेक्टली जो कंसीडर्ड होते हैं डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड ही ये आते हैं। जैसे कि आप फिगर्स में देख रहे होंगे कि भाई कोई कृषि कर रहा है, कोई डेयरिंग फार्मिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, इवन दैट कोई जो टिम्बर्स को यानी कि लकड़ियों को काट भी रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर से, प्राथमिक क्षेत्र से, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट जो जुड़े रहते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें हमें प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलती हैं। गाइस इधर सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जो किसी चीज को यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर से चीजें उठा के डायरेक्ट उसका फिर मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी उसका निर्माण करते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय सेक्टर, यानी सॉरी गाइस यहाँ पे हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो, माध्यमिक भी कह सकते हैं लेकिन द्वितीय ही ज्यादा क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स सपोज
अपने प्राइमरी रिसोर्सेज, अपने कपास उगाया, ठीक है, आप खेती करते हैं, आपने कपास उगाई, अब जो मील मालिक होंगे वो आपके से कपास खरीदेंगे, लट्ठा खरीदेंगे, फिर उसको बना के कपड़े में बनाएंगे। तो जब कपड़ा बनेगा तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। लाइक मशीन्स हो गया, कार हो गई, या फिर क्लोथिंग हो गई। अगर आप क्लोथ को भी बंडल से बनाते हो तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ही काउंट किया जाता है। इसी तरह का थर्ड सेक्टर होता है आपका टेरिटरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया। तो ये जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करें, जो सिर्फ अपने टैलेंट के ऊपर किसी या फिर किसी चीज के ऊपर, जो चीजों के ऊपर जब सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं तो उसको फिर हम जो सर्विस कहते हैं, यानी इसको सर्विस सेक्टर में उसको हम काउंट करा जाता है। एज पर द करंट सिनेरियो इंडिया का सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है दिन पे दिन। मोर देन 50% जो है आज के समय जो हमारा रिवेन्यू है ओवरऑल हमारा सर्विस सेक्टर से ही हमें देखने को मिलता है। गाइस देखिए, ओवरऑल मैंने फिगर में ये बताने की कोशिश करी। देखिए, प्राइमरी सेक्टर के अंदर बेसिक प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, फिशरी हो गया। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे कि इंडस्ट्रीज के अंदर हमें चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। और टेरिटरी के अंदर हमें बेसिकली सर्विसेज हमें देखने को मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए गाइस, 2 पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें जो एनसीईआरटी ऑथर्स ने हमें बताने की कोशिश करी। एक होता है मार्केट एक्टिविटी, जिसको कहते हैं बाजार गतिविधि, और दूसरा कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी, जिसको कहते हैं गैर बाजार गतिविधि हिंदी के अंदर। देखिए गाइस, मार्केट एक्टिविटी का मतलब ये होता है, देखिए मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड गवर्नमेंट सर्विस फॉर सैलरीज, यानी कि वो लोग जो सैलरी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का जो है निर्माण कर रहे हैं, उसको हम बाजार गतिविधि के अंदर उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर वो होता है कि मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजप्शन, यानी कि वो उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना जो स्पेशली सेल्फ कंजप्शन के लिए ही, यानी सेल्फ कंज्यूम ही इसको कर सके, यानी कि स्वयं उपभोग के लिए कर सके, तो उसको हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी, जो एनसीईआरटी में हमें बताने की कोशिश करी गई। इसी तरह गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन वर्क। उन्होंने एनसीईआरटी ऑथर्स ने ये भी हमें बताने की कोशिश करी गई कि भाई देयर इज काफी ज्यादा डिफरेंस है मैन और वुमेन के वर्क के अंदर। वुमेन अगर जो खाना बनाती है, कपड़े जो करती है, काफी सारे काम जो बेसिकली जो है करती है। इसी तरह मैन आर पेड फॉर देयर वर्क इन द फील्ड बट वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क इन द होम। एनसीईआरटी ने स्पेशली इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि देखिए जो मैंस होते हैं, ठीक है, जहां भी कहीं काम करेंगे तो उनको ठीक है सैलरी मिल जाएगी, या फिर कुछ भी है उसका जो भी काम करेंगे तो उसके बदले उनको पैसा मिलेगा, यानी उनको कुछ ना कुछ उनको चीजें जरूर मिलेंगी। लेकिन जो वुमेन पूरे दिन घर बैठ के सारे काम करती है, उनको अगर वो घर में सारे काम करती है लेकिन उनको एक भी पैसा नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा आज के समय अगर आप करंट से भी जोड़ें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, ताकि इससे हमारी इन चीज़ों को अगर इंक्लूड ना करने से हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन जाती है, और जिस वजह से हमें बहुत सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है। तो मैन वर्क काउंट इन ए नेशनल इनकम, एक चीज़ और कि मैंस का जो वर्क है वो जो काउंट होता है वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट होता है, लेकिन वुमेन्स डज नॉट, जो वुमेन्स का जो डोमेस्टिक वर्क जो है वो काउंट नेशनल इनकम के अंदर नहीं होता है। जो वुमेन जो अपने घर के काम करती है उसका जो वर्क है वो उसका नेशनल इनकम के अंदर काम जो काउंट नहीं होता है, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलता उससे रिलेटेड। तो जिस वजह से ये एक मुद्दा है जो एनसीईआरटी ने उठाया, यहाँ से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी क्वेश्चन अगर चाहे तो बन सकता है। तो गाइस, क्वालिटी ऑफ, देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड, देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए थैंक्स टू इंडियन पीपल वी आर गोइंग टू बीट चाइना सून। एक तो ये भी है कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हम जल्द सून ही हम चाइना को भी बीट कर देंगे, हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। और लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर द एसेट्स फॉर अ कंट्री। इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई जो एजुकेटेड पर्सन है और साथ में जो हेल्थी पीपल है, जो हेल्थी पॉपुलेशन है, वो एक तरह से किसी देश की पूंजी है। उन्होंने यहाँ पे ये बताया एजुकेशन जो बेसिकली है ये बहुत ज्यादा की रोल, जो बहुत ज्यादा प्ले रोल रखता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ए पर्सन के लिए। इसी तरह एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम। ऑफकोर्स ये भी आपने देखा होगा, एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज्यादा इनकम कमा सकता है। लाइक सपोज अगर किसी ने आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी बॉम्बे से, या कहीं से भी अगर कोई अगर टेक्निकल डिग्री ले ली तो डेफिनेटली उसका जो पैकेज बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन एक नॉर्मल जो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो ऑफकोर्स उसको कुछ ही हजार रुपए में उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो जिस वजह से एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्ले रोल काफ़ी ज़्यादा रखता है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे ये भी बताया कि भाई कि हैंस में इन्होंने ये भी बोला कि नेशनल इनकम ऑफ कंट्री कैन इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि स्किल्स को बढ़ाया जाएगा तो जिससे ये होगा कि नेशनल इनकम जो होगा
जो हमारे किसी भी देश की जनसंख्या वो इंक्रीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के समय जापान है, अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर हट के बात करता हूँ, जापान के अंदर इतना ज़्यादा हाई स्किल्स है कि जिस वजह से उनकी इकोनॉमी को डेवलप कंट्री के अंदर गिना जाता है, लेकिन इंडिया को आज भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही क्यों गिना जाता है? तो ये ड्यू टू द स्किल्स, जिस वजह से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भी स्किल इंडिया को लेके आगे आए ताकि स्किल्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकें और लर्निंग पार्ट ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें और प्रोडक्शन जो है ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। ये तो खैर अलग चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। देखिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ देखिए यही है कि एक अनहेल्थी जो पर्सन होता है वो बर्डन ऑफ ए कंट्री होता है, अगर इकोनॉमिक टर्म पे अगर बात करें। इसी तरह हमेशा से जो हेल्थी माइंडसेट ही किसी भी कंट्री का होना चाहिए। लाइक सपोज इन्होंने एग्जांपल भी दिखाया कि भाई बिहार एंड यूपी हैव अ लेस मेडिकल कॉलेज भी दिखाया इन्होंने एंड हैव अ पुअर हेल्थ कंडीशंस, उन्होंने ये भी यहाँ पे बोला। लेकिन कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो वहाँ पे मेजोरिटी नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर स्टेट डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से जो है हेल्थ के ऊपर जो है एसेट को जो बेसिकली जो है इन्वेस्ट करता है। इसी तरह गाइस बेसिक टर्म्स के अंदर कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक होता है क्रूड बर्थ रेट। देखिए गाइस, क्रूड बर्थ रेट वो बर्थ रेट होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे जन्मे, किसी भी एक क्षेत्र के अंदर 1000 बच्चे जन्मे, कितने जीवित रह गए, मतलब कितने बच्चे जो बिल्कुल मरे नहीं, जो जीवित बच गए, उनको बोलते हैं हम क्रूड बर्थ रेट। इसी तरह एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में शिशु मृत्यु दर। इसका मतलब गाइज ये होता है कि एक साल के अंदर 1000 बच्चों पे कितने बच्चे बचे जिंदा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 बच्चे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाता हूँ कि लेट सपोज अगर 1000 बच्चे हैं, एक साल में लेट सपोज 980 ही बचे, तो गाइज उस जो 980 जो रेशियो होगा वो होगा आपका शिशु मृत्यु दर। यानी कि जो आपका जो 20 बचा वो आपका होगा शिशु मृत्यु दर। यानी कि 1000 में से आपके जो है 20 बच्चे जो है मर जा रहे हैं, जिस वजह से ये रेशियो किसी भी जीडीपी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय रखता है। इसको हम 11th-12th क्लास के एनसीईआरटी में देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी कि भाई ए पर्सन वांट्स टू डू वर्क बट अनएबल टू फाइंड अ वर्क, यानी कि वो उसको बेरोजगारी इन्होंने बोली, कोई टर्म यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करी इन्होंने, जिससे मैं भी यहाँ पे नहीं करूंगा। तो इन्होंने ये बोला कि भाई बेरोजगारी वो लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, और अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लायबिलिटी टू द नेशन। यहाँ पे एक डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो लायबिलिटी ही होता है, यानी कि किसी देश के ऊपर अगर बात करें तो उधारी का एक तरह से देखा जाता है, लायबिलिटी होता है। इसी तरह गाइस इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। इन्होंने ये भी बताया कि भाई ये जो है इससे फिर वेस्टेज ऑफ मैन पावर, जो भी मैन पावर के जो रिसोर्सेज हैं उसे एक तरह से देखा जाए तो वेस्टेज ही हमें देखने को मिलता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया। अगर देखें तो जो ओवरऑल अगर देखें जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रूरल एरिया है उसके अंदर 2 तरह के हमें जो देखने को मिलती है, जैसे कि एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जिसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। यानी देखिए गाइज वो बेरोजगारी जो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा खेती भी कुछ टाइम के लिए ही होती है, कुछ सीजनल ही होती है, उसके बाद तो फिर आदमी फिर बैठ के फिर या फिर कोई इधर काम करने लगता है, या फिर मैक्सिमम आदमी जो लोग हैं गांव के जो आदमी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो बेकार बैठे रहते हैं। तो जिस वजह से वो सीजनल एक अनएम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह एक होता है डिस्गस्ट एक अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में परछन बेरोजगारी। वो बेरोजगारी जो गाइज फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मान लीजिए जहाँ पे 6 बंदे काम कर रहे हैं, पर आपको पता है वहां पे 3 ही बंदे वो पूरा काम कर सकते हैं, तो 3 बंदे तो बस ऐवी काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी काउंट नहीं हो रही है। यानी कि जो काम को 3 आदमी कर सकते हैं उसी काम को 6 आदमी कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्कस, यानी कि हिडन परछन बेरोजगारी, जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें बताने की कोशिश करी। गाइस इसी तरह प्रोडक्शन विल बी नॉट डिक्रीज व्हेन 3 पीपल आर रिमूव्ड, जो मैंने एग्जांपल देके जो ओवरऑल समझाया। और इन्होंने यहाँ पे एनसीईआरटी में ये भी बोला गया कि अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मोस्टली एजुकेटेड पीपल सबसे ज़्यादा है। यानी जो मोस्टली जो अर्बन एरिया है जिसको बोलते हैं शहरी क्षेत्र, उसके अंदर एजुकेटेड पीपल बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखते हैं। नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग हाई स्कूल्स पास आउट अनएम्प्लॉयड। उन्होंने यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करी कि जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं, जो डिग्री धारक हैं, स्थानोत्तर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको बेरोजगारी ज़्यादा उनमें देखने को मिल रही है, रेदर देन जो 10th क्लास के जिन्होंने 10th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, वो कम जो है
अनएम्प्लॉयड हैं। इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ये देखा प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो डायरेक्ट कृषि से रिलेटेड होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर वो देखा कि जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, थर्ड टर्टरी सेक्टर हमने ये देखा जो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर से होता है। इसी तरह ये भी इस सेक्टर में ये भी देखने को मिला कि वुमेन्स जो होते हैं डोमेस्टिक वर्क जो है काउंट नहीं होता नेशनल इनकम के अंदर, और लिटरेसी एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर द एसेट फॉर द कंट्री, हमें ये चीजें हमें देखने को यहाँ से देखने को मिलती हैं। इसी तरह एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम कंपेयर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन से रिलेटेड आपको ये भी देखने को मिले, यानी कि बेसिकली जो स्किल्स के ऊपर सबसे ज्यादा इस पे जो है सबसे ज्यादा फोकस किया गया। इसी तरह एन हेल्थी पर्सन इज अ बर्डन ऑफ ए कंट्री, यही भी बताया कि भाई अस्वस्थ लोग जो होते हैं वो एक तरह से बर्डन होते हैं इकोनॉमिक के ऊपर, तो जिस वजह से इसको अगर बात करते हैं हेल्थी इन्वायरमेंट हमेशा से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में मौसमी बेरोजगारी देखी, वो बेरोजगारी जो वही आदमी एक सीजनल टाइप में ही होती है, सीजन के टाइम काम आ गया फिर उसके बाद फिर बैठे रहो, खाली बैठे रहो, ताश खेलते रहो, कुछ इस तरह के थिंग्स खेलते रहो, इस तरह की जो बेसिकली थिंग्स हमें रूरल एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो था डिस्कस यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन बेरोजगारी, इट हैपन व्हेन पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, यानी कि अगर बात करें तो वो जहाँ पे 6 बंदे लगे हुए हैं वहाँ पे ऑलरेडी 3 बंदों का ही काम है, यानी जहाँ पे 3 बंदे काम कर सकते हैं वहाँ पे 6 बंदे लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं पर्सन बेरोजगारी। तो गाइज ये ओवरऑल एक ओवरव्यू देखा, साइड टू साइड ये भी बोला कि अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट है मैक्सिमम टाइम में, मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हम जो है अर्बन एरिया के अंदर हम देख सकते हैं। तो गाइज ये था चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 चैप्टर 4 विल बी अपलोड विद इन 72 आवर्स, या कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत। तो फाइनली गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।